कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का इस प्यार से स्टडी चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने कौन कौन से 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो आज हम वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, गैलीलियो गैलीली एक बंदा था और उसके साथ जो आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन ने और गैलीलियो गैलीली ने क्या करा? गैलीलियो गैलीली जो था, देखो अब भी समझाता हूँ तो मैं अब भी गैलीलियो गैलीली को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आइजैक न्यूटन को हम कितने करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन, नाम उनका न्यूटन फेमस है। तो देखो, गैलीलियो गैलीली ने बोला कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा, एक बॉल रखी और उसे यहाँ से फेंका एक स्लोप से। स्लोप बोलते हैं इसे, इन ये जो ऐसे है इनको स्लोप बोलते हैं। इससे फेंका मैंने और वो यहाँ से ऊपर गई और जितनी हाइट में ये थी उसके बिल्कुल उसी हाइट में, स्केल से नाप लेना, मैंने ऐसी करा हुआ है, उतनी ही हाइट पे ये जाके रुक गई। कब? अगर फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस कोई सा अनबैलेंस फोर्स न लगाए तो ये बॉल यहाँ से जाके जितने डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ थी उतने डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। ये दोनों सेम डिग्री के हैं, मतलब बीच में एक लाइन खींचोगे तो दोनों सेम डिग्री के होंगे। तो अब गैलीलियो ने क्या बोला? अब भाई न्यूटन, मैंने एक चीज़ और करी। मैंने क्या करा? मैंने अब स्लोप को ऐसे कर दिया। अब क्या होगा भाई? अब उनने जब बॉल उनने छोड़ी, यहाँ से वो यहाँ आएगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, है ना। फिर उन्होंने गैलीलियो गैलीली ने बोला मैं और दिमाग लगाऊंगा भाई, सब मैं यहाँ लगा दूंगा, है ना। यहाँ से जाती रहेगी। ये बॉल यहाँ से आई, फिर इसी के सीध में यहाँ पे आएगी बॉल, यहाँ से गई, मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाके ही रहेगी, तब तक रुकेगी नहीं। तो गैलीलियो गैलीली ने थोड़ा दिमाग लगाया, भाई सब ये तो बहुत बढ़िया है। अब उसने बोला कि अब मैं एक चीज़ करूँगा, न्यूटन तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। न्यूटन ने बोला क्या करेगा? गैलीलियो गैलीली ने बोला मैं अब स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। हाय हाँ, मैंने बोला तेरी ऐसी की तैसी। देख, जब ये यहाँ से नीचे गिरेगा, हर बारी पे अपनी एक जितनी मैक्सिमम हाइट से गिरा था उतनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, लेकिन इस केस में वो बॉल जाएगी और चलती ही जाएगी और यहाँ से भी चलती ही जाएगी। काहे? उसने कहा अगर कोई बाहर का अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक कभी जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक इसे कोई स्लोप नहीं मिलता ऊपर की तरफ। जैसी स्लोप मिलेगा ये उस साइड तक जाके रुक जाएगी, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं रुकेगी ये। तो गैलीलियो गैलीली ने ये सब चीज़ें आइजैक न्यूटन को बताई। तो आइजैक न्यूटन ने थोड़ा दिमाग लगाया। आइजैक न्यूटन ने बोला भाई तुमने कही ना तुक्के की बात, तुक्के नहीं मतलब उसकी बात, दो तुक्के की बात की। आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही बना दिया। उसने सोचा मैं मोशन के लॉ बनाऊंगा भाई, अब तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाता हूँ। देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसने यहाँ से बॉल फेंकी और यहाँ से चलती गई, मतलब अगर इस सरफेस में, ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शन लेस होगा तो ये बॉल चलती रहेगी, क्योंकि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी नहीं लगेगी इस पे, एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगेगा इस पे, तो ये चलती ही रहेगी। तो न्यूटन ने बोला भाई ये पूरा सरफेस फ्रिक्शन लेस है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम हमने वैक्यूम में करा। वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म, ग्रेविटी भी हमने ख़त्म कर दी, जबकि खुद ही न्यूटन ने इजाद करी थी। उन्होंने कहा हमने ग्रेविटी भी नहीं मानते। अब देखो, अब उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया कि क्या बोला उसने? एन ऑब्जेक्ट, ये न्यूटन भाई साहब के हैं अल्फाज,
लिखे जा रहे हैं मेरे द्वारा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में रहेगा इन अ स्ट्रेट, जल्दी स्ट्रेट लाइन। अनलेस देखो अब है ना ट्विस्ट, एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन में अनलेस क्या, कंपेल्ड टू चेंज, कंपेल्ड टू चेंज that state by an applied force। भाई तुम एक चीज ध्यान रखना, ये जो तुमने फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ा है ना, ये बिल्कुल से एज इट इज लिखना है पेपरों में भी, जहां मर्जी लिखोगे तुम इसे एज इट इज लिखना है। अगर तुमने बोला मैडम जी हम हैं होशियार बच्चे, हम क्वेश्चन को जो फर्स्ट लॉ मोशन है उसे अपनी मर्जी से बना के लिखेंगे, और वो जो भी न्यूटन ने लिखा है उससे बढ़िया स्टेट में, तो रैपटे खाओगे और नंबर अलग से कटेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखो, और इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है, रट्टा मार लो जो मर्जी कर लो, याद मतलब समझ तो तुम्हें आ गया ना, बस ये स्टेटमेंट याद कर लो। स्टेटमेंट क्योंकि हर जगह आएगी, स्टेटमेंट तुम्हें लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अगर तुमने पूरी की पूरी आज तीन नहीं लिखी ना, वहीं रैपटे आगे उड़ाएंगे तुम्हें। तो ये न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, स्टे एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ओ माय गॉड, इस चीज तो बहुत गलत होगी। ओहो हो, इस चीज तो मैंने लिखी नहीं। स्टे एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। भाई ये चीज भी जोड़ लेना इसके साथ, ये वही चीज है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट पे है, मतलब यहाँ बैठा हुआ है, अगर इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो बैठा ही रहेगा, ये कभी नहीं हिलेगा। लेकिन अगर ये मोशन में है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हल्का सी टच भी कर दिया तो ये आराम से चलता जाएगा जब तक इस पे कोई अनलेस कंपेयर टू चेंज दैट द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक इस पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगता, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, तब तक स्टेट चेंज ही नहीं होगी। ये हमारे न्यूटन भाई साहब ने पहला लॉ दिया। फिर मैं सोचा भाई अब पहला लॉ तो दे दिया, अब तीन लॉ दूंगा पूरे मोशन के चैप्टर को गवर्न करने के लिए। मोशन को पूरा इन दोनों भाई साहबों ने बनाया, गैलीलियो गैलीली और न्यूटन ने, इन दोनों को समझा और इन सारे लॉस को बनाया। तो चलो सेकंड लॉ मोशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और तुम बोलोगे भाई ये अंडरस्टैंडिंग को लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए आपको एक चीज की बहुत ज्यादा गहन जानकारी होनी चाहिए, जिसका नाम है हमारे सामने लिखा हुआ है मोमेंटम। इसने कई लोगों का जीना हराम कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आज, कभी नहीं भूलोगे तुम मोमेंटम को। भाई मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एक एक पल इस वीडियो का ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को सुनो, नहीं तो तुम्हें कभी नहीं आएगा ये चैप्टर। पढ़ना है कंसिस्टेंसी से पढ़ो, लगन से पढ़ो। जब तक तुमने लगन नहीं है, चाहे मास्टर चाहे जितना मर्जी वो मतलब पढ़ाकू हो, जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, वो कभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर नियत टीचर है तब भी कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो उससे भी निचोड़ निकाल लेगा उस टीचर का, मतलब जो भी उसने पढ़ाया उससे सीख लेगा। तो
इसलिए कहता हूँ सीखना सिखाना एक ही बात है, लेकिन जो सिखा रहा है अगर सीखने वाला उसकी बातों को समझ रहा है तभी वो सीख रहा है। ज़्यादा भाषण हो गया, चलो शुरू करते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम देखो, तुमने देखा होगा कि एक फोर्स चाहिए होता है किसी भी क्या एक्सेलरेशन देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए को एक एक्सेलरेशन देने के लिए, ए एक्सेलरेशन देने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। जब तक उसको फोर्स नहीं मिलेगा, अभी आपने पढ़ा जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट पे है फोर्स नहीं लगेगा क्या रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा। फोर्स लगेगा तभी उसमें एक्सेलरेशन आएगी, तभी उस पर एक वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी डिपेंड है एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन डिपेंड है फोर्स पे, और फोर्स डिपेंडेंट है बॉडी पे। तो अब चलते हैं। अब देखो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के पीछे का कारण है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत चीजें देखते हैं, तो एक चीज उनमें से निकल के आती है जो तुमने अभी तक सोची नहीं है, जो है मोमेंटम। देखो आज मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पैक्ट। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझना भी नहीं है, अभी समझा रहा हूँ मैं। इम्पैक्ट, तुम खड़े हो पार्क में, कोई बंदा आया गुंडा, उसने तुम्हें रबड़ की गोली मारी और दूसरे गुंडे ने तुम्हें असली गोली मारी, तो किस पे ज़्यादा मतलब किस पे डिपेंडेंट है इम्पैक्ट क्रिएट होना? अगर तुम पे कोई रबड़ की गोली बहुत मतलब रबड़ की गोली इतनी तेज नहीं आती, वो आराम से आती है, और जो असली गोली है वो उसकी जो है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? अब देखो इम्पैक्ट एक चीज़ पे तो हमने देख लिया डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे। तुम बोलोगे अब यार जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो तुम। जल्दी नहीं भाई, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। वेलोसिटी पे कैसे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी पे अगर तुम मान लो यार, हाँ एक चीज़ मानो, तुम खड़े हो यहाँ पे, तुम पे अगर किसी ने एक सुई मारी, हल्के से सुई मारी तुम पे, तो उस सुई में अगर तुमने हल्के से मारी किसी ने और तेज मारी किसी ने, सुई एकदम से ऐसे मारी आराम से या ऐसे पत्थर से मारी एकदम पूरी तेज से, तो किस में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा तुम पे? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। एक बॉल को पानी की बाल्टी लेना, पानी की बाल्टी ऊपर आराम से छोड़ना, क्या क्रिएट कुछ नहीं होएगा उस पर, थोड़ा सा हिलेगी फिर उसके बाद अपने आप उसमें रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन और तो पूरी तेज वेलोसिटी से फेंकोगे उसके बाल्टी में तो क्या होएगा? इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होएगा। तो इम्पैक्ट का एक कारण वेलोसिटी भी होती है। और दूसरा कारण देखो, अब दूसरे कारण पे आओ। चलो भाई, एक मोटा बंदा है, एक पतला बंदा है, दोनों तुम्हारे पास आए, एक पतले बंदे ने तुम्हें धक्का दिया और एक मोटे बंदे ने धक्का दिया, इम्पैक्ट किसका ज़्यादा क्रिएट होगा? मोटे वाले का। ये मत समझना मैं बोल रहा हूँ पतले वाले में जान होती है, लेकिन मान लो एक ट्रक है, एक कार है, कार आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तुम बोलोगे हाँ कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ट्रक भी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किसके आगे आना पसंद करोगे? वह तो भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन मान लो आ जाए, तुम खड़े हो यहाँ पे, एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे ये आ रहा है ट्रक, बड़ा ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये है छोटी सी कार 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो तुम एक चॉइस मान लो, वह तुम भागी जाओगे, लेकिन एक चॉइस मान लो, तुम किसके आगे आना पसंद करोगे? तुम कार के आगे आना ही पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि कार भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मतलब कार के आगे आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? एक दो हड्डियाँ तोड़ लेगी। ट्रक के आगे भाई, ट्रक तो जिंदा मार देगा तुम्हें, चीर फाड़ कर देगा पूरी। तो तभी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भाग जाया करो। तो अभी तुमने एक चीज़ देखी, इम्पैक्ट एक और चीज़ में ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ क्या है?
क्या है क्या है क्या है? इस बॉडी का क्या कम है, इस बॉडी का क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा, क्या कम है, क्या ज़्यादा है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मास, हाँ मास है सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही। देखो अगर किसी चीज़ का ही मास ज़्यादा है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा यार। तुम देख लो, ये मार कर किसी बंदे के मैं उठा के मारूं और एक पत्थर किसी को उठा के मारूं, भाई किस में ज़्यादा दर्द होएगा? उसको मारकर में दर्द होएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका क्या कम है? मास कम है। और अगर मैं पत्थर फेंक के मारूं, पत्थर का क्या ज़्यादा है? मास ज़्यादा है ना? तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होएगा। तो इम्पैक्ट दो चीज़ों में डिपेंडेंट है, वेलोसिटी और मास के बीच में, ऐसे मतलब दोनों से डिपेंडेंट है। लेकिन अब हम आते हैं न्यूटन ने क्या कहा? भाई न्यूटन ने कहा भाई एक ऐसी चीज़ है, इम्पैक्ट को हटा के एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है। वो क्या है? तो उसी चीज़ का नाम हम पे शुरू से लिखा हुआ है मोमेंटम। आइंस्टाइन ने बोला भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए तुम्हें मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है किसी भी चीज़ का वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी से और एक फिक्स्ड मास से चलना, है ना? तो न्यूटन ने एक नई क्वांटिटी की खोज करी मोमेंटम की जो होती है वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट। क्या बनता है? मोमेंटम को उन्होंने एक और शॉर्ट फॉर्म दी, P = mv, है ना? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी kg/s। मतलब किसी भी चीज का मोमेंटम उसके मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे इनर्शिया उसके मास पे डिपेंडेंट होता है, वैसे मोमेंटम भी उसके वेलोसिटी और मास पे डिपेंडेंट है। ये चीज अपने खून में बसा लो, मतलब बिल्कुल याद कर लो, अपने जहन में बसा लो। देखो अब तुम्हें एक और एग्जांपल देखा हूं। मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम बहुत जरूरी है तुम्हें समझना। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है वो हम अगली साइड में करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें कि ना, एक मान लो कुछ भी चीज़ मान लो, कार मान लो मरी हुई है, तो उसको चलाने के लिए दो बंदे धक्का मार रहे हैं उस पर। एक बंदा आगे गाड़ी में बैठा उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, दो बंदे पीछे धक्का मार रहे हैं उसे। तो अगर दोनों बंदों ने धीरे धीरे, ये है और ये दोनों बंदे हैं, ये उस कार पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, इस पे एक एक्सेलरेशन आ रही है, जो कि अभी तुमने पढ़ा फोर्स से ही एक्सेलरेशन आती है। तो थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा के क्या ला रहे हैं, गाड़ी में एक्सेलरेशन ला रहे हैं जिससे गाड़ी चल पाए, है ना? तो अब देखना, मोमेंटम का चेंज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। कितने टाइम में चेंज हो रहा है उसका मोमेंटम, मतलब कि इसमें उसका मोमेंटम धीरे 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 बढ़े जा रहा है। लेकिन इस केस से बिल्कुल उल्टा दूसरा केस ले हम, जिसपे वही कार है, वही दो बंदे हैं, इन्होंने 2 सेकंड तक इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, और लेकिन इन बंदों ने क्या करा, एक ही सेकंड में जितना भी इन्होंने फोर्स लगाया उतना फोर्स एकदम से धक्का मार दिया, चल निकल यहाँ से था, पूरी तरह मार दिया। तो क्या ये गाड़ी चलेगी? ऑब्वियसली नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन चाहिए इसे, वो एक कांस्टेंट फोर्स से चाहिए इसे। धीरे धीरे इसका मोमेंटम जब बढ़ेगा तो इस पे एक एक्सेलरेशन आती रहेगी, जैसे इस फर्स्ट केस में हुआ है। लेकिन सेकंड केस में बंदे थे नालायक, उन्होंने पढ़ा नहीं था मोमेंटम। तो आप भी ऐसी गलती कभी मत करना कि ये गाड़ी को भाई आधे घंटे से हम धक्का दे रहे हैं, इससे बढ़िया आधे घंटे का धक्का एक बारी में दे दो, गाड़ी उड़ जाएगी भाई साहब। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? ये रेट ऑफ चेंज मोमेंटम भी बहुत जरूरी होता है, ये आपने पढ़ लिया, आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जय हिंद, जय भारत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, अभी तो हम जाएंगे, अभी मैं तुम्हें रेट ऑफ चेंज मोमेंटम पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़ानी बाकी रहती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी मैं तुम्हें पढ़ाएगा। तो चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पर बारी आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के पहले सबसे पहले हम इसका लॉ लिखते हैं। न्यूटन ने अब बोला
अब न्यूटन ने बोला अब भाई मोमेंटम के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो भाई शुरू करता हूँ, बे लग जा। हाँ, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये शुरू की लाइन तुम्हें लेना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द, ये तो मैंने लिखूंगा द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अबे यार, मोमेंटम मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी लिखता हूँ, जल्दी जल्दी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied भाई याद कर लो तीन लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल तुम्हारी बुक में भी लिखे हैं। जल्दी जल्दी इन्हें याद कर लो, पूरा रट्टा मार लो इनका, क्योंकि अगर तुमने एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ये नहीं लिखे ना भाई, काटा जाएगा तुम्हारे उसमें पेपर शीट में। इन द, या तुमने ज़्यादा एकड़ी दिखाई टीचर के सामने, भाई मैं तो इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, खुद से लिखूंगा मैं। या तुम 8वीं में बोलते थे, मैडम बोलती खुद से बना के लिखा करो क्वेश्चन, वैसे नहीं चलेगा। लो होता है, लो को कभी तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई तुमने स्किप करके नहीं देखी ना, स्किप करके नहीं देखी तो पता होगा, पिछले ही स्लाइड में मैंने पढ़ाया था भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम क्या कर देंगे, डेल्टा बना देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम डेल्टा की तरफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज। और याद रखना अभी सही मैं तुम्हें 11वीं की प्रैक्टिस कराऊँ मैं। डेल्टा तुम पे अभी नहीं आएगा, लेकिन 11वीं 12वीं में आएगा। तब तुम्हें एकदम से हार्ट अटैक ना आ जाए कि बोले अरे भाई साहब ये क्या आ गया। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा आर टी इज, अबे यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वैसे ही कार का एग्जांपल ले लो, कार का जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। मतलब इस जगह से इस कार में जो भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो भी एफ फोर्स लग रहा है वो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना फोर्स इस पे लगता रहेगा उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना बढ़ता रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा तो फोर्स मतलब कम लग रहा है, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। ये अगर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है मतलब फोर्स कम लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है। अगर ये गाड़ी तेज चल रही है मतलब फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं लोग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है इसका। तो ये तो तुमने पढ़ लिया है, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही मतलब कंफ्यूजन आती है बच्चों की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेगी एक साथ घटेगी, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल में एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ये बढ़ेगी तो वो घटेगी। तो अब चलते हैं मैथमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अगली स्लाइड में। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके अपने अगली स्लाइड पे। तो अब देखिए इस स्लाइड में हम करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई मैथ यहाँ भी आ गई, मैथ तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। मैथ को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। मैथ अगर तुम्हें याद होगी तो साइंस तुम्हें 2 सेकंड में याद हो जाएगी, 2 सेकंड में। बस साइंस ज़्यादा न्यूमेरिकली है तो मैथ ही ज़्यादा यूज होती है साइंस में। तो अब करते हैं मैथमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ गए, तो इसके जो जितने भी इसके मोमेंटम में चेंज आया, यहाँ पे जितना इसका मोमेंटम है, यहाँ पे जितना मोमेंटम है, इसको मैं डिनोट करूँगा P2 से P1 से। यहाँ का इसका मोमेंटम P1 था, यहाँ पे इसका मोमेंटम P2 हो गया, मतलब चेंज कितना आया P2 माइनस P1, तो इसमें हम वही लिख देंगे P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 कितना आया इसका रेट, नहीं रेट नहीं आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो अब तुमने देखा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P2 माइनस P1। तुम कंफ्यूज मत होना भाई, P2 माइनस P1 मतलब, अबे देखो यार तुम्हारी शुरुआत में स्पीड से ले लो, तुम्हारी शुरुआत में स्पीड 10 थी, घर आते आते तुम्हारी 20 होगी, तो तुमने कितनी बढ़ाई अपनी स्पीड, कितना चेंज आया स्पीड में, 20 का चेंज आया। वही है भाई, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर दो तो तुम्हारा चेंज आ जाएगा। भाई तुम इतना कॉम्प्लिकेट मत करा करो चीज़ों को। तो अब देखो ये यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी मास इनटू इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, तो ये यहाँ से शुरुआत करी है इसने, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी क्योंकि यहाँ पे आके ये रुका है। तो हम P2 को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल वेलोसिटी माइनस m u, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये भी लिख सकते हैं। मास को हम कॉमन ले लेंगे v माइनस u। तो रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज, यार दिमाग खराब हो गया मेरा, रेट ऑफ चेंज में बोले जा रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। अब एक चीज देखो, अब आती है तुक्के की चीज, तुक्के की नहीं, रेट ऑफ चेंज इन, भाई राइटिंग में मत जाना मेरी, पढ़ने वाला बच्चा जैसी मर्जी राइटिंग में पढ़ लेता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी तुमने पढ़ा, अबे यार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ आ ही रहा है, मतलब P2 माइनस P1 तो होगा ही, एम वी माइनस यू तो होगा ही, लेकिन रेट ऑफ पीछे ही पढ़ाया मैंने, जब भी रेट ऑफ आ जाए किसी चीज में तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना भी इसका चेंज मोमेंटम है अपॉन में टाइम, मतलब चेंज मोमेंटम कितना है एम वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, है ना। तो अभी तुमने पीछे क्या पढ़ा भाई, अब एक दिमाग की बात लगाना, अभी पढ़ा के हटाऊं मैं, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ P। अबे यार बनता ही नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अभी पढ़ा के हटाऊं मैं तुम्हें, भूल गए ना, रैप्ट मारूंगा घर आके, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, अभी पढ़ाएंगे तुमने। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जितना उस पर अप्लाइड फोर्स है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं F, क्योंकि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू F, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू F आ जाएगा इसकी जगह, ये लिखना सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। एक बात को ध्यान से मतलब समझना, अगर तुमने स्किप करके देखा ना भाई बिल्कुल समझ नहीं आएगा, प्लीज इस चीज को अच्छे से समझना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी आ गया ना। अब देखो जादूगर F इज इक्वल टू, जब भी हम इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले साइन को, किसी भी साइन को अगर हम बदलेंगे इज इक्वल टू वाले साइन में, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा K इंटू एम। के एम लिखा हुआ है किलोमीटर में, समझना, के एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा ये के लग जाएगा, मतलब ये हटेगा तो ये लगेगा, ये हटेगा ये लगेगा। अब देखो के एम वी माइनस यू, पिछले ही चैप्टर में, अगर तुमने पिछले चैप्टर की वीडियो में जाके देखी है भाई, प्लीज जाके देखो। ये सारे चैप्टर 8, 9, 11, 12 भी शायद, मतलब जितने भी चैप्टर हैं सारे इंटरलिंक है, कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मूले यूज होते हैं इन दोनों के दूसरे में। तो अब देखो एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्या मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू के एम के इंटू एम ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये अपॉन में था, यहाँ भी अपॉन में ही है, यहाँ से भी डिवाइड होना है, यहाँ से भी डिवाइड होना है। तो अब तुमने इसको ये करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा दिमाग मतलब ये नहीं है बहुत थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ। v माइनस यू अपॉन टी हमने कहाँ पढ़ा था? पिछले ही चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक्सेलरेशन है? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो f इज इक्वल टू के एम ए, वी माइनस यू अपॉन टी को मैंने ए लिख दिया एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। के फोर्स इज इक्वल टू के इंटू मास कितना होता है? केजी में नापा जाता है, ऐसा यूनिट मास की केजी होती है, और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आया ना असली ट्विस्ट। तो इन दोनों की वैल्यू 1 है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देखो भाई 1 लिया हमने, हर एक यूनिट फोर्स का, 1 यूनिट किलो की, 1 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो 1 यूनिट के की भी होगी, है ना। तो के की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, जिसकी तो यूनिट ही नहीं है ऐसा यूनिट। तो हमने क्या बोला? हमने बोला के को हटा ही देते हैं। मैंने नहीं बोला, मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला के को हटा ही देते हैं। के को हटा दे तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एम ए हो जाएगा तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी केजी, और मीटर पर सेकंड को मिला दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको एक अल्टरनेटिव नाम भी दिया हमने, न्यूटन या एन। केजी मीटर पर सेकंड को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अब तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इन सब चीज़ों की पता चल गई होगी। फोर्स का भी पता चल गया होगा क्या होता है फोर्स, ये पता चल गया फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं। अब तुम्हें इससे जो भी सवाल आ जाए वो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी वही है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे तुम देखो, तुम्हारी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है क्रिकेट वाले बॉल का। तो अब मैं बता रहा हूँ क्रिकेट वाली बॉल में हालांकि मतलब असली में होता क्या है। तो वो क्रिकेट वाली बॉल में असली में होता है कि तुम जैसे आसपास से एक क्रिकेट की बॉल आ रही है, तुमने एकदम से हाथ ऐसे ही रखे हुए हैं, तुमने जैसी बॉल आई वो टप्पा खा के उधर गिर गई, कोई बात है? नहीं है ना। तो तुम्हें उल्टे से रखते ही पड़ेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, दिमाग खराब है तेरा, ये वो गालियाँ पड़ेगी 2-3। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, मतलब जैसी टप्पा खाई उसका मोमेंटम वैसे ही बदल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एकदम से बदल गया। लेकिन अगर उसी मोमेंटम को हम धीरे धीरे बॉल को पकड़े, जैसी बॉल आए उसे धीरे बिल्कुल पीछे ले जाए, तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होएगा, उसका मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। अभी तुमने बढ़ा डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो इम्पैक्ट भी डिक्रीज होगा, है ना। अगर फोर्स डिक्रीज होगा तुम्हारे हाथ पे फोर्स कम लगेगा, लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ गया मतलब तुम्हारे हाथ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़रूरी थी पढ़ना। अब एक और चीज़ बता देता तुम्हें,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है, मतलब यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसको तुम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो F इजिकल टू एम होता है, F इजिकल टू एम ए को हम V माइनस पी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, F टी को ऊपर ले आए, F टी इजिकल टू एम V माइनस यू, और अब क्या हो गया एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये इसकी एक और मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि जब भी हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या किसी का मास दिया हो तो हम, और इन चार कितनी चीज़ें हैं इसमें, 1 2 3 4 5 चीज़ों में से 3 चीज़ दी हो तो हम 2 चीज़ें अपने आप ही निकाल सकते हैं। इतना तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा, पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके पढ़ लेना। पिछले चैप्टर में मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं, इस चैप्टर में भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, प्लीज़ लीव मत करना इस क्लास को। अभी आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब चलते हैं अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखो भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब है आई, वाह 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 वाह। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है भाई, देखो, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेट वो नहीं है, मतलब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेट था, एक चीज़ थी वो लिखनी पड़ती है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तुम ये भी लिख सकते हो, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, हैव अ रिएक्शन। भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम। अरे बोलना मत भाई, जल्दी पढ़ाया तो अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ये तुम अपने नोट्स बनाओ, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। मैग्नीट्यूड इज सेम एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कि अब देखो, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, अगर तुमने दीवार पे जितना फोर्स लगाया, दीवार को जितना जोर से मुक्का मारा किसी की याद में, उतना ही दीवार तुम्हें ही फोर्स लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये रही दीवार, तुमने लगा रही थी इसमें उसकी फोटो, नाम नहीं लूंगा, इसकी हो जाएगी, तुम थे बड़े दुखी, तुमने मारा एक मुक्का, ये मुक्का, दूसरा मुक्का, सीधा इसके यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। जैसे तुमने दूसरा मुक्का मारा उस पर, मतलब जैसे तुमने इस पे मुक्का मारा, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का तुम्हारा, जितना भी तुमने दम लगाया इस पे उतना एकदम से तुम्हारे हाथ में लगेगा और तुम्हारा हाथ खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मतलब कि जब भी तुम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, उल्टा फोर्स तुम पे जरूर ही आएगा और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का होगा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे, अब तुम बोलो यार, अब तुम बोलो मैं इस बोर्ड पे मुक्का मारूं तो मेरे हाथ पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैं तकिया में फोर्स मारूं, तकिया में मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्यों नहीं लगता, तकिया को मैं जितनी मर्जी जोर से मारूं, भाई तकिया क्यों नहीं मुझे मारती। देखो ये अगर तुमने गद्दा रखा है, यहाँ पे गद्दा है बिल्कुल सॉफ्ट 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 गद्दा है ना, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, तुमने यहाँ पे खड़े हो, तुमने देखा भाई यार ये तो बड़ा गंदा है, तुमने दे मुक्का मारा इसके, हाथ ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा एडजस्ट करना, उछल के ऐसे तो तुमने मुक्का मारा इसके, जैसे तुमने मुक्का मारा तुम बोले भाई यार इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगी ना मुझ पे, लेकिन पिछली स्लाइड में पढ़ाया था नलायकों, गधे गधेड़ियों, अभी तो पढ़ाया था तुम्हें पिछली स्लाइड में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बोले भाई मोमेंटम कहाँ से आ गया इसमें, अभी बताता हूँ। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, दोनों केसेस में। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा। अब बोलोगे तुम कैसे भाई,
अब देखो तुम इंक्रीज कैसे होएगा, जैसे तुमने इस पे मारा मुक्का वैसी ये अपनी स्टेट नहीं बदली इसने, वैसी रहा है। जैसे तुमने एक मुक्का मारा इस पे, जैसे मुक्का मारा वैसे क्या हुआ, इस पे जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था इस दीवार का वो बहुत तेज हो गया, मतलब एकदम से उतना मोमेंटम चेंज करा तुम्हारे हाथ ने, जितना ही फोर्स लगाया वो एकदम से थोड़ा थोड़ा मोमेंटम चेंज होने के बजाय एकदम से इंक्रीज हो गया, एकदम से चेंज हो गया मोमेंटम। जैसे तुमने हाथ पे फोर्स लगाया वैसे ही एकदम से तुम्हें पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, तो इसलिए इसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया। और अब तुम बोलोगे भाई कुशन में मारा हमने तो फिर अब डिक्रीज कैसे हो गया, तो कुशन में जैसे तुमने मुक्का मारा वो धीरे 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 तुम्हारा मुक्का अंदर 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 जाएगा, फिर रुकेगा वहां पे जाके, है ना। ये तो आए तुमने मुक्का मारा सीधा वहां पे ऐसे रुक गया, धीरे 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 थोड़ी अंदर जाएगा वो, है ना, मुक्का थोड़े 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 अंदर जाएगा, तो धीरे धीरे आपका जो भी मोमेंटम है हाथ का वो धीरे धीरे चेंज होएगा, मोमेंटम डिक्रीज होएगा, मोमेंटम डिक्रीज होएगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो तुम्हें दर्द कम होएगा, है ना। बस सिंपल और सरल भाषा में ये कहना चाहता हूं मैं, सरल भाषा में भाई जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो सब लगने वाला है। अब देखो जितना भी तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो डिक्रीज हुआ तो तुम्हारे हाथ में फोर्स कम लगा, इंक्रीज हुआ तो तुम्हारे हाथ में फोर्स ज़्यादा लगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। गोली चलाई तुमने, गोली चलाई तो जैसे तुमने गोली चलाई एकदम से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हो गया, एकदम से तुम्हें पीछे की तरफ एक भाई साहब चला के देखना, मूवी में तुम देखते हो भाई एक हाथ से गोली चला रहे हैं, किसी भी हाथ में लगी भाई ऐसी गोली चला रहा हो, लेकिन असली में अगर तुम गोली चलाने जाओगे ना भाई कंधा से उठ जाएगा तुम्हारा, पीछे की तरफ इतनी तेजी में फोर्स लगता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तुमने पढ़ा था वेलोसिटी इम्पैक्ट का एक कारण है, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी आगे की तरफ जितनी, जैसे देखो ये गन है भाई, गन तो मैं ढंग की बनाता नहीं हूँ तो प्लीज़ हमको माफ़ करना, ये गन है, यह है गन। ये गन ने जितनी वेलोसिटी से इसे आगे फेंका उतनी वेलोसिटी इधर लगी तो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होगा तो तुम पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो तुम्हारा हाथ डैमेज भी हो सकता है, तो ऐसे काम कभी मत करना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ इतना ही था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, जितना भी तुम फोर्स लगाओगे उतना तुम पे दोबारा आएगा, कर भला तो हो भला, वो वाली लाइन इसमें सूट करती है। तो जब भी तुम किसी में, लेकिन अब देखो साइन कन्वेंशन का वो याद रखना कि अगर लेफ्ट से राइट जाएगी तो प्लस का पॉजिटिव का साइन होएगा, लेफ्ट से राइट जाएगी तो नेगेटिव का साइन होएगा, नहीं हाँ लेफ्ट से राइट जाएगी तो पॉजिटिव का, राइट से लेफ्ट जाएगी तो नेगेटिव का, बीच से सेंटर से अपवर्ड जाएगी तो प्लस का, सेंटर से डाउनवर्ड जाएगी तो माइनस का। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बस इतना ही था। जैसे तुमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, नदी में बोट में तुम एकदम से आगे की तरफ कूदते हो तो बोट पीछे की तरफ जाती है, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, अपने बुक खोल के देख लेना जरा, आलसी मत बनना तो तुम्हें पता चल जाएंगे। अब अपनी अगली स्लाइड में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम अपने सारे थ्री लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ने तुम्हारा जीना आराम कर रखा है भाई, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस चैप्टर में सारा मोमेंटम ही है भाई। लॉज ऑफ मोशन तो बस नाम क्या है इस चैप्टर का नाम, इसके चैप्टर का नाम मोमेंटम होना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारी जान खा रखी है, मोमेंटम के पीछे पड़े रहते सारे। चलो अब मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा न्यूटन भाई साहब ज़्यादा ही दिमाग लगा के पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर दो बॉडीज हैं, मास अलग अलग मास की, मास ए मास 1 मान लेते हैं, इसे मास 2 मान लेते हैं, मास 1 मास 2, ये एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, ये एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, u1 u2 है ना, m1 m2 m2 u2 है ना, लेकिन जो u1 था वो ग्रेटर था u2 से। u1 जो है वो u2 से ग्रेटर था, तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद कोलिजन हो जाएगा इन दोनों का, दोनों मिल जाएगी। जब दोनों बॉल मिलेगी तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये जो ए बॉल है इसका नाम था ए, इसका नाम था बी।
ए जो बॉल है वो एफ, जो ए बॉल है वो एफ ए बी फोर्स एग्जर्ट करेगी इसकी तरफ, और जो बी वाली बॉल है वो एफ बी एग्जर्ट करेगी ए वाली बॉल की तरफ। ए वाली बॉल ने एफ ए बी एग्जर्ट करा इसकी तरफ, बी वाली बॉल ने एफ बी एग्जर्ट करा इसकी तरफ। थोड़ी देर बाद ये फिर से चलने लग जाएंगे, लेकिन ये जो केस है ये असली में नहीं होएगा, ये सिर्फ तभी होएगा जब एक्सटर्नल फोर्स कोई सा ही लग रहा। ये देख लो, कहीं तुम बोलो घर में ही खेलने लग जाओ, एक बॉल फेंकी दूसरी फेंकी, भाई कोलिजन करके शीशे ना फोड़ दे तुम्हारे। तो अब देखो दो ऑब्जेक्ट एक टकराने के बाद एक फिक्स वेलोसिटी चलने लग जाएंगे। ये m1 वही है, ऑब्जेक्ट ए ही है, ये ऑब्जेक्ट बी है, m2 ही है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी थी वो बदल जाएगी। ये v1 वेलोसिटी चलेगा, फाइनल वेलोसिटी को v1 से डिनोट करते पता ही होगा तुम्हें, और v2 से ये b ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा। तो इस जो भी एक्सपेरिमेंट करा हमने, इससे न्यूटन भाई साहब को क्या पता चला? न्यूटन भाई साहब को पता चला कि कंजर्वेशन मोमेंटम, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट एक फिक्स मोमेंटम से चल रहे हैं और वो कोलाइड कर दें तब भी वो एक फिक्स मोमेंटम से चलते रहेंगे जब तक उन पे कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर का नहीं लग जाता। ये उन्होंने कहा था, जरूरी से याद कर लेना। तो अब देखो इन्होंने इसका एक फॉर्मुलेशन बनाई। फॉर्मुलेशन कैसे? बॉल ए है, बॉल ए ने बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट करा, हम इस वाले को और इस वाले को जान के, इन दोनों का या इसको जान के, इन तीन को जान के इसका निकाल सकते हैं, या इन तीन को जान के इसका निकाल सकते हैं, या इन तीन को जान के इसका, या ऐसे 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 जिसका मर्जी निकाल सकते हो। बस तीन जानने चाहिए तुम्हें, एक तुम आराम से निकाल लोगे। अब इसने एफ ए बी एक्सर्ट करा, बॉल ए की बात हो रही है यहाँ पे। बॉल ए ने क्या करा, फोर्स ए बी एक्सर्ट करा दूसरी बॉल पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? में मास 1 मास एक्सेलरेशन भी, मतलब उसकी इसकी एक्सेलरेशन जितनी भी थी इस ए वाली बॉल की। तो एफ ए बी इज इक्वल टू, ए को अगर हमने बदल दिया m1 और v माइनस यू अपॉन टी में ले आए, तो ये एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, u पता है v पता है, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी, ये आ जाएगा एफ ए बी का फॉर्मूला, है ना। अब देखो यार, मैं कोई वो नहीं करा रहा तुम्हें, जो बुकिश लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें एक अलग से एक टॉपिक बता रहा हूँ कि जो भी फोर्स होगा वो m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन टी में आएगा, है ना। बॉल ए ने उस पर इतना फोर्स एक्सर्ट करा, और बॉल बी ने तुम्हें पता ही है, बॉल बी ने क्या करा होगा, बस इनकी यूनिट्स चेंज कर दो। तो बॉल बी ने एफ ए बी ए फोर्स एक्सर्ट करा, तो बाद इनकी यूनिट चेंज कर दो, क्या आएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो अब देखो, अभी तुमने थर्ड लॉ मोशन में क्या पढ़ा? अभी यार कैमरा ही लिया। थर्ड लॉ मोशन में तुमने अभी क्या पढ़ा? थर्ड लॉ मोशन में अभी तुमने पढ़ा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स ए बी लगा है बी बॉल पे, वही उस पे ए बॉल पे लगा होगा, है ना। कह सकते हो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। अब देखो यहाँ आती तुम्हारी दिमाग की बात, एफ ए बी फोर्स साइन कन्वेंशन। भाई मैं कितनी बारी कह रहा हूँ, सीख लो, पिछली वीडियो में जाओ, पिछली वीडियो में साइन कन्वेंशन सिखाया, सीख लो, बहुत काम आएगा इस क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में है, अगले चैप्टर में ही काम आएगा, इस चैप्टर में नहीं काम आएगा। देखो इसने जो फोर्स लगाया लेफ्ट से राइट लगाया, तो ये पॉजिटिव में आया, ये आया पॉजिटिव में, लेकिन बी बॉल ने जो एफ बी ए लगाया वो लेफ्ट टू राइट लगाया, नहीं राइट टू लेफ्ट लगाया, तो ये किस में आएगा? माइनस में। कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से मैंने बताया भाई है, अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, मीन पोजीशन से अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। ग्रेविटेशन में ये डाउनवर्ड वाला केस हमेशा याद रखना, डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो प्लस का एफ ए बी, प्लस का ज़्यादा जोड़ना जरूरी है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी है। तो
हमने एफ ए बी निकाल दिया, एफ ए बी की जगह हम ये लिख देंगे, एफ बी की जगह हम ये लिख देंगे, बस हो गया हमारा काम। m1 v माइनस यू अपॉन टी v1 u1 इक्वल टू माइनस का m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t, है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसे हम अगर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ये जाएगा t यहाँ पे, t से t कट जाएगा तो पहली काट देते t से t। अब अगर हम इसे खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस का m2 u2। भाई प्लस माइनस तो आते हैं ना, प्लस को मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करा, प्लस आया, है ना, ये तुमने देख लिया। अब ये हम पे फॉर्मूला बन गया। अब देखो v1 और v2, v1 v2 ये माइनस का है, यहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये m2 u2 है, m2 u2 ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं, m1 v1 माइनस का प्लस का आएगा m2 v2, क्या बनेगा m1 v1, है ना, इज इक्वल टू m2 v2 नहीं प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ये जो है m2 u2, है ना, m2 u2 प्लस m1 u1। इतना समझ आना चाहिए भाई, तुमने पूरा कर लिया भाई, ये है बस निचोड़ इसका पूरा। इस चीज़ को याद रख लो, अगर तुम पे डेरिवेशन आई तो इस चीज़ को लिख देना, आराम से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो अब हमें क्या पता चलता है, अब मैं यार जगह नहीं बची बोर्ड में, कहाँ लिखूँ। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, बोला यार थोड़ा और यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन्होंने मॉडिफाई करके बोला भाई यार ये गंदा लग रहा है थोड़ा, ये पता नहीं क्या आज टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इन्होंने मॉडिफाई करके बनाया m1 u1, इनिशियल वेलोसिटी जो थी उनकी वो उन्हें पहले रख दी और फाइनल वेलोसिटी बाद में रख दी। m1 u1 प्लस m2 u2, यह बोलना है u2 पहले था, m1 पहले था, प्लस था, तो जहाँ मर्जी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बन गया इसका फॉर्मूला। इससे अब बोलोगे भाई इससे कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले क्या था बाद में क्या था, क्या कोलिजन में कितना फोर्स लगा, सब कुछ जितना भी चीजें हैं सब कुछ हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे याद करने के लिए। अगर तुमने फॉर्मूला याद नहीं करा, अगले वीडियो में मैं इसी बोर्ड में तुम्हें पढ़ाऊंगा, और अगर तुम्हें इस फॉर्मूले को लगाना नहीं आया, तुम्हारे घर आके झापड़ मार के तुम्हें जाऊंगा। क्या बोला तूने? तो आज के वीडियो क्या बोलते हैं भाई, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये समझ आ गया तुम्हें, अगले एपिसोड में बिल्कुल सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मेन टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करा के तुम्हें इतना पक्का कर दूंगा, इस मतलब जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है, तुम अब क्वेश्चन जो भी है तुम एक क्वेश्चन उठा के देख लो, तुमसे 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने वादा करा मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में होगा, सेकंडों का क्वेश्चन कितने में होगा, चुटकियों में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।